हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत। तो आज की लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि हो सके तो ये 3 पार्ट में मैं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका लेक्चर काफी लेंदी है और इसका लेक्चर को लिखने में मुझे समय लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है। तो आई होप सो कि गाइस थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग बहुत अच्छे से आपके पॉइंट्स को मैं कवर कर दूंगा, ताकि हिंदुस्तान में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खासकर धनबाद में, झारखंड में, बिहार में, यूपी में, बंगाल पे, दिल्ली पे, मुंबई पे, कहीं पर भी आप बैठे हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको अपना कवर कर सकेंगे। तो गाइस, आप लोग बढ़िया से एक बार मेरे पॉइंट्स को देखिएगा। आई होप सो कि ये 2 पार्ट में आएंगे और बेहतर रूप से आएंगे। चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम पड़ा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत। गाइस देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बढ़िया से ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन भारत के इतिहासों का स्रोत तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी विवरण। गाइस, मैंने आपको एक बात कहा था बहुत पहले। क्या कहा था कि सर, इतिहास को क्या जानने का तरीका सिर्फ और सिर्फ किताबों के अकॉर्डिंग जो भी घटनाएं घटी है वही है? तो नहीं, आज हम लोग जानेंगे कि जितना भी इतिहास हम लोग पढ़ते हैं या जितना भी हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं, जितना भी हिस्ट्री को हम लोग समझते हैं, जितना भी हिस्ट्री को हम लोग लेक्चर लेते हैं, वो सारे हिस्ट्री का निचोड़ हमें सब कुछ पता यहीं से चलता है। किस प्रकार से हमें चलता है? तो पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत क्या है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल आपको दूंगा। उसके बाद हम लोग आएंगे लिटरेसी सोर्सेस पर, यानी कि साहित्य सोर्सेस पर। फिर आएंगे कुछ विदेशी विवरण पर, कुछ विदेश के लोगों ने भी कुछ इस पे लिखा हुआ। इन सब पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। फटाफट हम लोग समय ना लेते हुए ज्यादा हम लोग पुरातात्विक स्रोत को शुरू करते हैं। चलिए, पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या समझते हैं, देखिए। चलिए, मेरे साथ कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखते चलेंगे। पुरातात्विक स्रोत में गाइस हम लोग देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत जो है ना, वो सबसे ज्यादा जानने का सर्वाधिक सक्षम और विश्वसनीय साधन माना जाता है। देखिए गाइस, हम लोग पुरातात्विक स्रोत को ना सर्वाधिक सक्षम और विश्वसनीय साधन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर बाद हम लोग समझेंगे। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में सबसे ज्यादा हम लोग अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। अभिलेखों, ये क्या होता है सर, बताएंगे। अभी सिक्कों के बारे में बात करेंगे हम लोग, सिक्कों के बारे में, फिर मोहरों के बारे में, उसके बाद स्मारक के बारे में, उसके बाद मूर्तियों के बारे में, उसके बाद चित्रकला, उसके बाद भौतिक अवशेषों के बारे में, उसके बाद मृत भांडों, आभूषणों आदि आते हैं। देखिए गाइस, तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में, मोहरों के बारे में, स्मारकों के बारे में, मूर्तियों के बारे में, चित्रकला के बारे में, भौतिक अवशेषों के बारे में, मित्र भांडों के बारे में और आपका आभूषणों के बारे में, हम लोग इन सब से हम लोग पुरातात्विक स्रोतों को एक अच्छा प्रकार से हम लोग जानते हैं। चलिए, 3rd नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पितामह कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व शास्त्र का पितामह भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप सो कि 3 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहला कि पुरातात्विक स्रोत में क्या है कि सबसे सर्वाधिक सक्षम और विश्वसनीय साधन को माना जाता है, ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय होता है एकदम। दूसरे बार हम लोग देखते हैं कि इसको जानने के जो प्रक्रिया है वो हम लोग अभिलेखों से जानते हैं, सिक्कों से जानते हैं, मोहरों से जानते हैं, स्मारकों से जानते हैं, मूर्तियों से जानते हैं, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृतभांड, आभूषण, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ना, भारत का पुरातत्व शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेख क्या होते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंस्क्रिप्शन। अभिलेख होते क्या है, देखिए। अभिलेख जो लेख मोहरों, प्रस्तरों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर लिखे मिलते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। ध्यान से समझिएगा बातों को कि अभिलेख हम लोग किसको कहते हैं? मोहरों पर, प्रस्तरों पर, ताम्रपत्रों पर, स्तूपों पर, चट्टानों पर जो लिखे मिलते हैं उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। एक और पॉइंट है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको कहते हैं हम लोग एपिग्राफी।
एपिग्राफी, याद रखिएगा ये एपिग्राफी क्या होता है समझिएगा। तो एपिग्राफी जो है ना वह अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है, पुरालेख शास्त्र कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एपिग्राफी कहते हैं। एक और पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी आप लोग को, है ना, थर्ड नंबर में पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी देखिए, अभिलेखों के साथ साथ अगर कोई प्राचीन दस्तावेज हमारे पास है और उसके अध्ययन करें, उसके तिथि के अध्ययन करें, तिथि का मतलब डेट, तो उस अध्ययन को, उस डेट को हम लोग पेलियोग्राफी कहते हैं। उस प्राचीन दस्तावेज का, उस अभिलेखों को जब हम लोग पूरा अच्छे से स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग पेलियोग्राफी कहते हैं। चलिए, आई होप सो कि 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पुराने अभिलेख में हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख को हम लोग मानते हैं। समझिएगा इस बात को, इस पॉइंट को, कि सबसे पुराने लेख में अगर हम लोग देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के लेखों को हम लोग मानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरे हैं वो हम लोग को मिले हैं। ये लगभग कब के हैं सर? तो ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा विडंबना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख हैं, यानी 2500 ईसा पूर्व के जो लेख हैं, इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इनको कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या, भारत से सर्वाधिक प्राचीनतम, याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिएगा, एशिया माइनर के स्पेलिंग को लिखिएगा बोंग जकोई नामक स्थान से मिले हैं, याद रखिएगा, जिनमें इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते नामक देवी देवता के नाम मिले हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो अभिलेख है वो मिले हैं 2500 ईसा पूर्व का, लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हम लोग देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख अगर कहीं से मिले हैं तो वो एशिया माइनर से मिले हैं। याद रखिएगा, एशिया माइनर जो पश्चिमी एशिया पर है, वो वहां पर एक जगह है जिसका नाम है बोंग जकोई नामक एक स्थान है। बोंग जकोई एक नामक स्थान है जहां से मिले हैं। यहां पर देखा जाए तो हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ साक्ष्य मिले हैं और उसके जो समय काल है वो 1400 ईसा पूर्व है, यानी कि 1400 ईसा पूर्व, जिनमें इंद्र, मित्र, वरुण, नात्से नामक देवी देवता का उल्लेख है। चलिए, आई होप सो कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं मैं। चलिए अगला पॉइंट को देखिएगा, ईरान से प्राप्त, याद रखिएगा, ईरान से प्राप्त नक्शे रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधित या संबंधों की जानकारी हमें मिलती है। देखिए, ईरान से प्राप्त हुए हमें नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख, इससे हमें क्या मिलता है? यह प्राचीन भारत के पश्चिमी एशिया के साथ जब संबंध थे, रिश्ते थे, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। चलिए, ईरान से एक और हमें अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख का नाम है कस्साइट अभिलेख, याद रखिएगा, कस्साइट अभिलेख। तथा सीरिया से भी मिलता है, सीरिया से प्राप्त हुआ हमें एक अभिलेख जिसका नाम है मितनी अभिलेख। देखिए, कस्साइट, ईरान से एक कस्साइट अभिलेख और दूसरा सीरिया से मितनी अभिलेख से हमें आर्यों के बारे में पता चलता है। आर्यों के बारे में, उनके नामों के बारे में हमें पता चलता है, उसमें उल्लेख में किया गया है, आर्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अशोक के अभिलेख। अभी तक मैं अशोक के अभिलेख के बारे में 3 से 4 बार बोल चुका हूंगा। ठीक है, अभिलेख आप लोग सब जानते हैं कि अशोक के अभिलेख को ही अभी तक सबसे प्राचीनतम अभिलेख हम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया था। प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता हासिल हुई थी, याद रखिएगा, 1837 में जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता हासिल हुई थी। ये जो है ना, ये
ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थी। ठीक है, अशोक के अलावा और 10 अभिलेख की जिक्र इसमें मिलती है, जो हम आपको थोड़ा बहुत बता देना चाहेंगे, कुछ अभिलेखों के बारे में बता देना चाहेंगे। जैसे कि खारवेल की हाथी गुम्फा लेख के बारे में हमें पता चलता है, जैसे कि सकछत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हमें पता चलता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी के अभिलेख के बारे में जानते हैं हम लोग, समुद्रगुप्त का प्रयोग स्तंभ लेख के बारे में भी जानते हैं। इस तरह का प्रतिहार लेख, संस्कृत का पहला अभिलेख को भी हम लोग जानेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद समझते हैं हम लोग क्या। देखिए, अगर संस्कृत में पहला अभिलेख के बारे में बात करें, संस्कृत के पहला अभिलेख के बारे में बात करें, अभिलेख के बारे में बात करें तो लगभग 150 ईस्वी यानी कि 150 ईस्वी में शक शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो हमने आपसे क्या बात किया कि संस्कृत में कोई है सर, तो संस्कृत का पहला अभिलेख के बारे में पता चलता है 150 ईस्वी में, जो शक शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख होता है। चलिए, आई होप सो कि आप लोग को इतना कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्के, चलिए देखिए, कॉइन्स, सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, याद रखिएगा, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, जिसका मतलब सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, सिक्कों के जो अध्ययन करते हैं उसमें। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम सिक्कों को अगर देखा जाए, याद रखिएगा, प्राचीनतम सिक्कों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन, याद रखिएगा, पोटीन के मिले हैं। ठीक है, यानी कि प्राचीनतम अगर सिक्कों के बारे में बात किया जाए तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन के मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीनतम सिक्के को, याद रखिएगा, भारत में प्राचीनतम सिक्के को पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, भारत में प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहलाता है? पंचमार्क या फिर आहत। याद रखिएगा, दो वर्ड को आपको याद रखना है, पंचमार्क या फिर आहत सिक्के को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, साहित्य में सिक्कों को कारसापन, याद रखिएगा, कारसापन, ठीक है, कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आरंभिक समय पर सिक्कों को कुछ प्रतीक मिलते थे। जब शुरू में जब सिक्कों को राजाओं महाराजाओं के द्वारा छपाया जाता था या फिर इसको बनाया जाता था तो इसमें कुछ प्रतीक दिया जाता था। ठीक है, तो क्या प्रतीक था? तो कुछ राजाओं का और कुछ देवी देवताओं के नाम इसमें अंकित किया जाता था। याद रखिएगा, कुछ राजाओं का या देवी देवताओं का नाम अंकित कराया जाता था। समझ के बात को? अगला पॉइंट में चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। याद रखिएगा, कुषाण राजाओं के द्वारा। यानी कि अगर सोने के सिक्के को देखा जाए, सोने के सिक्के के बारे में अगर मालूम चला जाए तो सोने के सिक्के को सबसे पहले किसने चलाया था? सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने। सर्वप्रथम तो कुषाण राजाओं ने जारी किया था। कुषाण राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी करवाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग क्या। गुप्त शासक में सोने को सबसे ज्यादा देखिए, सोने का सिक्का तो सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने चलाया, लेकिन गुप्त काल में गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का को जारी किया था। सबसे ज्यादा किसने करवाया था? तो गुप्त काल के राजाओं ने
गुप्त काल के राजाओं ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के शासन काल में क्या हुआ था। देखिए समझिएगा, समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले शीशे का सिक्का, याद रखिएगा, सबसे पहले शीशे का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहनों ने। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। याद रखिएगा, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। समझ गए बात को? तो हमारे पास सिक्कों को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका हम लोग देख लिए हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ और पुरातात्विक साधनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, जो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग इसको क्लियर करना चाहेंगे। अन्य पुरातात्विक साधन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे महलों के बारे में, महलों एवं मंदिरों के बारे में। उसके बाद हम लोग स्मारकों को। तो देखिए, अभिलेखों की अगर हम लोग बात करें, अभिलेखों और सिक्कों के अलावा भी हम लोग महलों और मंदिरों, स्मारकों, मूर्तियों, मृत भांडों, चित्रकला आदियों का विविध पहलुओं पर जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महलों एवं मंदिरों के बारे में। देखिए, अनेक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो प्राप्ति के वास्तुकला का विकास का पता चलता है। याद रखिएगा, मंदिरों और महलों से हमें अनेक प्रकार का चित्रकला का, वास्तुकला का विकास का पता चलता है। हम लोग यहाँ साथ ही साथ इसमें सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रकार का धार्मिक अवशेषों का आभास मिलता है। किसका सर? तो सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था का आभास होता है, ठीक है। चलिए, आई होप सो कि महलों एवं मंदिरों के बारे में आपको अच्छा से पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्मारकों के बारे में। स्मारकों के बारे में हम लोग देखेंगे। स्मारकों को दो भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, दो भागों में बांटा गया है। पहला देसी, दूसरा विदेशी। स्मारकों के बारे में देसी, विदेशी। देसी में आपका क्या आएगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर इत्यादि। अच्छा, विदेशी में क्या आएगा? जैसे कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर, जावा का बोराबुदुर मंदिर, बाली से प्राप्त विदेशी स्मारक। ये हमारे स्मारकों के बारे में पूरा डिटेल से है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग मूर्तियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं पर इसको रखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा ये सारे क्लास को।